अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो है हमारे पास एमसीक्यूज से रिलेटेड और फार्माकोग्नोसी के ये एमसीक्यूज हैं। और ये स्टूडेंट ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि अक्सर पेपर्स में, मतलब पास्ट पेपर्स में काफ़ी टाइम इनको रिवाइज़ किया गया है। तो आपके पेपर्स भी चूँकि करीब हैं तो आप इन एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपके पेपर में आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इसमें है जी इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ये फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं जो कि मतलब इस चैप्टर में से रिपीटेडली आए हैं या इसमें से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव फ्रॉम द, यानी कि जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, लैटिन से, इंग्लिश से या फिर पर्शियन से। तो हमें पता है कि जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है उसको ड्राइव किया गया है जी ग्रीक वर्ड से, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोन मीन्स, ठीक है। फार्माकोन जो वर्ड है हमें पता है कि फार्माकोग्नोसी के लिए मतलब यहाँ से ड्राइव किया गया है और इसका जो मतलब होता है, ठीक है, ग्रीक का ये लेटर है जिसका मतलब होता है स्टडी है, नॉलेज है, ड्रग है या फिर क्रूड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्या है? क्रूड, सॉरी, ड्रग। आगे है जी, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। अब सबसे पहले इस टर्म फार्माकोग्नोसी को किसने यूज़ किया था? द अमेरिकन फिजिशियन Sedgwick in 1811, the Greek physician Sedgwick in 1811, the Indian physician Sedgwick in 1811, the Austrian physician Sedgwick in 1811। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइंटिस्ट है मतलब किस एरिया का है ये पूछा गया है, ठीक है। तो वो ऑस्ट्रियन था। उसके बाद है जी, द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड बाय द सैडलर। अब जो सैडलर था जो कि दूसरा एक फिजिशियन था, ठीक है, उसने फार्माकोग्नोसी वर्ड को कब यूटिलाइज किया? तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है 1615 में, 1715 में, 1815 या 1915 में। तो द करेक्ट आंसर इज 1815 में। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फार्माकोग्नोसी डील्स विद डोजेज फॉर्म, अनप्रिपेयर्ड नेचुरल ड्रग या फिर ओनली विद टैबलेट्स, ऑल, ठीक है। थर्ड वाला जो है, फोर्थ वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है अनप्रिपेयर्ड नेचुरल ड्रग, ठीक है। तो आगे है जी ग्नोसिस मीन। ग्नोसिस का क्या मतलब होता है? यानी फार्माको कोग्नोसी में जो ग्नोसिस वर्ड है उसका मतलब क्या है? स्टडी है, नॉलेज है, ड्रग है या फिर क्रूड। तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या है? नॉलेज। उसके बाद फार्माकोन एंड ग्नोसिस आर ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इंग्लिश और पर्शियन। द करेक्ट आंसर इज ग्रीक वर्ड। उसके बाद है जी फार्माकोग्नोसी डील्स विद डैश प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी जो है वो किन प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है? फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल या फिर ऑल। तो आंसर इज ऑल। Branches of pharmacy that deal with the natural drugs and their constituent is called pharmaceutics, pharmacognosy, clinical pharmacy या फिर pharmacology. And the correct answer is pharmacognosy. The Greek word pharmakon means, यानी अब यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, फार्मेसी है या फिर ड्रग है, नॉलेज है या फिर ऑब्टेन। तो आंसर इज ड्रग। The word pharmacognosy was used by the scientist name in dash in 1815। 1815 में सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म को किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया था? सैडिमेट ने किया था, सैडलर ने किया था, ट्विस्ट बोथ ने किया था या ए एंड बी। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो सैडलर। नेक्स्ट है जी, द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज आर टर्म्ड एज नेचुरल ड्रग, मेडिसिन, क्रूड ड्रग या बोथ ए एंड सी। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी? क्रूड ड्रग। नेक्स्ट अब जो वो है जी सेकेंड चैप्टर के हैं, ठीक है। अब क्रूड ड्रग्स वाला ये आपका चैप्टर है। वेज टू क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स आर 2, 3, 4 और 9। तो आंसर है 4। गम अकेशिया इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड, क्रूड, बोथ ए एंड सी। तो आंसर इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। नेक्स्ट पूछ रहा है, द ड्रग obtained डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, बोथ आर नन। आंसर इज ऑर्गेनाइज्ड। मिनरल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर, फैमिली। तो आंसर इसका है जी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। उसके बाद एलो। एलो में कहता है कि एलो इज वैक्सेस, गम, ड्राइड जूसेस आर ड्राइड लैटिक्स। तो जो एलो है वो हमारे पास क्या होता है? ड्राइड जूस को कहते हैं, जो कि एलोवेरा से ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि क्रूड ड्रग इज रिफाइंड सब्सटेंस, अनरिफाइंड सब्सटेंस, डोसेज फॉर्म आर नन। तो आंसर इज अनरिफाइंड। उसके बाद सेवंथ वाला जो है उसमें कहता है कि इन मॉर्फोलॉजिकल मेथड क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज्ड ऑफ क्रूड ड्रग,
their therapeutic effect of crude drug, their natural relationship and distinguishing characteristics, या फिर their principal constituent। तो आंसर इसका जो फर्स्ट वाला है वो ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द टेक्सोनॉमिकल मेथड क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज ऑफ क्रूड ड्रग, देयर थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग, देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक, या फिर देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो हमारे पास थर्ड वाला है कि नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक, तो ये इसका ठीक है। उसके बाद आ जाए है नंबर 9 वाला एमसीक्यूज इन फार्माकोलॉजिकल मेथड क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज ऑफ क्रूड ड्रग्स, या फिर देयर थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग, देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक, या फिर देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है जी देयर थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी इन केमिकल मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स यूज ऑफ क्रूड ड्रग, देयर थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग, या फिर देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक, या फिर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल मेथड के नेम से हमें इंडिकेट हो रहा है कि जिसमें हम केमिकल्स के हिसाब से देखेंगे, तो इसमें जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसके यानी केमिकल्स कौन से हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रोमोलिन इज, ब्रोमोलिन का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ये रेसिन है, अल्कलाइड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आंसर हमारे पास क्या है जी, प्रोटीन के। ब्रोमोलिन क्या है, एक प्रोटीन इंजाइम है। उसके बाद है जी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द आइसोमर्स इज रेसिन, अल्कलाइड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर है हमारे पास अल्कलाइड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एस्फोटिडा, ठीक है, एस्फोटिडा जिसे हम हींग कहते हैं और हाइसोमर्स जिसे हम अजवाइन कहते हैं। ठीक है, तो एस्फोटिडा यानी जो हींग है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, रेसिन है, अल्कलाइड है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो आंसर हमारे पास क्या है जी, रेसिन। उसके बाद कहते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एगार इज, अब एगार जो है हमें पता है कि एक ये जो है मतलब जेल लाइक एक सब्सटेंस है जो कि क्या है, ये रेजिन है, अल्कलाइड है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कहते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जेलाटिन इज, जेलाटिन क्या है, ठीक है, ये रेजिन है, अल्कलाइड है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर ये क्या है जी, प्रोटीन है। उसके बाद है टेनिन्स इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, टेनिन कहाँ पे होता है, किस में मतलब पाया जाता है, एलो के अंदर, ब्लैक कैटीचू के अंदर, पेपिन के अंदर या फिर एगार के अंदर। तो आंसर इज ब्लैक कैटीचू। अब वोलेटाइल ऑयल इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल मतलब ऐसे ऑयल जो कि वेपोरेट हो जाते हैं। अब ये किसके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है, डिजिटल इसके अंदर, ब्रोमोलिन, हाइसोमस या फिर क्लोव। तो जो क्लोव है यानी लौंग का तेल वो वोलेटाइल होता है। जिंजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेजिन होते हैं, ग्लाइकोसाइड, अल्कलाइड या प्रोटीन। तो आंसर क्या है जी, रेजिन्स होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ द सिनेमम बार्क इज, अब यानी कि जो सिनेमम है, ठीक है, इसकी फार्माकोलॉजिकल क्लास देखेंगे तो क्या आती है, परगेटिव होती है, एंटी कैंसर, कार्डियोटोनिक या फिर एंटी स्पास्मोटिक। तो क्योंकि ये कैंसर के खिलाफ यूज होती है तो एंटी कैंसर आ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ कैस्टर ऑयल इज, ठीक है, कैस्टर ऑयल की फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है, परगेटिव है, एंटी कैंसर है, कार्डियोटोनिक, एंटी स्पास्मोटिक। तो आंसर क्या है जी इसका, परगेटिव होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन के खिलाफ इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ बेलोडोना, बेलोडोना की कौन सी क्लास है, परगेटिव, एंटी कैंसर, कार्डियोटोनिक या फिर एंटी स्पास्मोटिक। तो आंसर क्या है जी, एंटी स्पास्मोटिक है, स्मूथ मसल्स के अंदर जो स्पेजम है उसको ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। फार्माकोलॉजिकल क्लास ऑफ सिट्रोफेंथस इज परगेटिव, एंटी कैंसर, कार्डियोटोनिक, एंटी स्पास्मोटिक। तो आंसर क्या है हमारे पास, कार्डियोटोनिक। ग्लिसरीजा मलट्ठी, ठीक है, वो क्या है, एक्सपेक्टोरेंट होती है यानी रेशो को निकालने वाली, परगेटिव होती है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने वाली, स्ट्रिंजेंट यानी कि जो कि जो है सुकेड़ दे या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म कर दे, या फिर कार्डियोटोनिक। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास, मलट्ठी का ये एक्सपेक्टोरेंट होती है। फिर एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग इज एलो, कैटिचू, डिजिटलिस, हाइसोमस। तो आंसर क्या है, हाइसोमस। जैसे अक्सर पेट में दर्द हो तो अजवाइन दी जाती है क्योंकि ये क्या होती है, एंटीस्पाज्मोटिक होती है। टूलू बॉल्सम इज एक्सपेक्टोरेंट, एंटी कैंसर, एंटी स्पास्मोटिक, कार्डियोटोनिक। तो आंसर क्या है जी, एक्सपेक्टोरेंट। उसके बाद कहता है कि जेनिटेलिस इज द, जेनिटेलिस क्या है, तो ये आपने सेकंड चैप्टर में जो है टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ा था। ये फाइलम है, ऑर्डर है, या फिर जीनस या फिर स्पीशी है। तो ये हमारे पास किस में आता है, ऑर्डर में आता है। उसके बाद कहते हैं कि रूडोफाइटा क्या है, फाइलम है, ऑर्डर है, फैमिली है या फिर जीनस, स्पीशीज। तो आंसर क्या है इसमें हमारे पास, फाइलम आ जाता है। एफिडुरेसी क्या है, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आंसर इज फैमिली। प्रूनस क्या है, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो आंसर इज जीनस। ठीक है, और सिनिका इज
फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो आंसर क्या है इसका? स्पीशी। इसी तरीके से गेन जेनिटलिस के बारे में पूछ लिया गया, ये क्या है हमारे पास? ऑर्डर होता है। एफिड्रा के बारे में पूछा है, एफिड्रा इज फाइलम, जीनस, स्पीशी और फैमिली। तो ये क्या है जी? हमारे पास जीनस होती है। उसके बाद रोसालिस आ जाता है, ये क्या है? ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशी है, ड्रग है। तो आंसर क्या है हमारे पास? ऑर्डर। कार्टिलिजीनियम, ये क्या है? फाइलम, ड्रग, स्पीशीज और फैमिली। आंसर इज स्पीशीज। ऑलमेंट अब हमारे पास क्या है? फाइलम है, जीनस है, स्पीशी है या फिर ड्रग है। तो आंसर इज ड्रग। अब इपिक जो है ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, क्रूड है, बोथ ए एंड सी या फिर बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बोथ इस बी एंड सी, यानी कि ये ऑर्गेनाइज्ड में भी आती है और क्रूड ड्रग भी है। उसके बाद कहते हैं कि पार्ट यूज ऑफ साफ्रॉन इज। साफ्रॉन के कौन से पार्ट्स को यूज़ किया जाता है? रूट्स को, उसके फ्लावरिंग पार्ट को, लीव्स को या सीड्स को। तो आंसर इस जो है इसका वो है फ्लावरिंग पार्ट। इसके बाद कहते हैं कि रूट्स ऑफ पार्ट यूज्ड ऑफ डिजिटलिसिस। डिजिटलिस के कौन से पार्ट को हम यूज़ करते हैं? रूट को करते हैं, फ्लावरिंग पार्ट को करते हैं, लीव्स को करते हैं या सीड्स को। तो आंसर इसका क्या है हमारे पास? लीव्स। नेक्स्ट वो कह रहा है कि पार्ट्स यूज्ड ऑफ बिटर आलमंड इज। बिटर आलमंड के हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? रूट को यूज़ करते हैं, फ्लावर्स को करते हैं, लीव्स को करते हैं या सीड्स को। तो आंसर क्या है इसका? सीड्स। उसके बाद कहते हैं कि पार्ट्स यूज्ड ऑफ रूबर्ब। अब रूबर्ब यहाँ पे क्या है? एक ड्रग है, ठीक है। उसकी रूट्स यूज होती हैं, फ्लावरिंग पार्ट, लीव्स और सीड्स। तो आंसर इज रूट्स। उसके बाद कहते हैं कि नक्स वोमिका। नक्स वोमिका क्या है ये हमारे पास? चूंकि एक प्लांट का नेम है ये। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्रूड है, बोथ ए एंड सी है या बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी? एक तो क्रूड ड्रग है यानी सी वाला और साथ में ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रेकोगेंथ। वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्रूड है, बोथ ए एंड सी या बोथ बी एंड सी। तो आंसर इसका क्या है? ए एंड सी, यानी ये अनऑर्गेनाइज्ड है और साथ में क्रूड ड्रग है। एस्फोटिडा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्रूड ड्रग, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो आंसर इज ए एंड सी। उसके बाद कह रहा है कि कैप्सिकम इज। कैप्सिकम क्या है हमारे पास? अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्रूड, बोथ ए एंड सी या बोथ बी एंड सी। यानी कि कैप्सिकम किसे कहते हैं? शिमला को, मिर्च को, या मिर्च को कह लें आप, कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड क्रूड ड्रग, यानी कि इसका आंसर जो है वो ई वाला जो है वो ठीक है। उसके बाद कहता है कि द ड्रग यू विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट बाय इंसिजन आर ड्राइंग आर एक्सट्रैक्शन आर कार्ड, ठीक है। यानी कि प्लांट्स के वो पार्ट जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, या प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसको इंसाइज करके, ड्राइंग करके या एक्सट्रैक्शन की, तो वो ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बोथ आर नन। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद कहते हैं कि ड्रग्स विच कंटेन सेलुलर टिश्यू, जिनके अंदर सेलुलर टिश्यू होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्रूड ड्रग्स हैविंग डेफिनेट सेलुलर टिश्यूज आर टर्म्ड एज। वही अगेन ऊपर वाली बात रिपीट कर दिया, बस वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसका आंसर भी क्या है कि जिनके अंदर डेफिनेट सेलुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनाइज्ड कहलाती हैं। इसके बाद कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ द क्रूड ऑफ द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट आफ्टर द फिजिकल प्रोसेस इज। इनके कहते हैं कि इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि हम इसको फिजिकल प्रोसेस को करके तो ये ड्रग को जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसमें डिजिटलिस है, पपेन है, रूबर्ब है या फिर एपिक है। तो आंसर क्या है इसमें? हमारे पास पपेन है। इसके बाद कहते हैं कि इन फार्माकोग्नोसी, इन बुक फार्माकोग्नोसी बाय वैलेस, नेचुरल ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, ठीक है। हम ये हमें पता है कि बुक का नेम लिखा हुआ है, इसमें यानी कि इस मेथड से हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, फार्माकोलॉजिकली, केमिकली, टेक्सोनॉमिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आता है? मॉर्फोलॉजिकली। उसके बाद कहते हैं कि ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द आलमंड इज एन एग्जाम्पल। अब जो ऑयल है, ठीक है, आलमंड ऑयल है, वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वोलेटाइल की है, फिक्स्ड की है, क्रूड की है या नन की। तो आंसर क्या है हमारे पास? फिक्स्ड ऑयल। उसके फिक्स्ड का मतलब क्या है? यानी वो ऑयल जो कि इवापोरेट नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है जिस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड एक्सेप्ट। नेक्स्ट वोमिका, सिट्रोफेंथस, बिटर आलमंड या फिर फनल। तो आंसर हमारे पास क्या है जिसका? फनल है। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज द ड्राइड जूस। ड्राइड जूस जो है वो किसका यूज़ होता है? एलो का, ओपियम का, एस्फोटिडा का या फिर बेंजोइन का। तो इसका आंसर क्या है? एलो। उसके बाद कहते हैं कि अरेंजिंग नेचुरल ड्रग इन फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी इज डैश मेथड। यानी ये जो आपने सारे ऑर्डर पढ़े थे ये किस में पढ़े थे? टेक्सोनॉमिकल के अंदर, केमिकल के अंदर, सॉरी फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, टेक्सोनॉमिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल। जिसका हमें पता है ये सारे मेथड किस में पढ़े हुए हैं? टॉक्सोनॉमिकल के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि रोजिएसी इज अ फैमिली ऑफ ड्रग। यानी कि कहते हैं कि रोजिएसी के अंदर कौन सा प्लांट इसमें से आता है? एफिड्रा आता है, आलमंड आता है, एगार आता है या ऑल। तो आंसर इज जो है वो हमारे पास आ जाता है, आलमंड आ जाता है।
उसके बाद कहते हैं कि टेक्सोनॉमिकल मेथड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट, कहते हैं कि टेक्सोनॉमिकल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं लेकिन एक चीज़ के अलावा, वो कौन सी है? फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज या रैंक्स। तो रैंक्स जो है वो इस मेथड में नहीं आते। उसके बाद कहते हैं कि टेक्सोनॉमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज्ड, एक्शन, नेचुरल रिलेशनशिप या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी? नेचुरल रिलेशनशिप, के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद कहते हैं कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन, अब जो फार्माकोलॉजिकली हम कर रहे होते हैं उसमें क्या होती हैं? पार्ट्स की बिना पे कर रहे होते हैं, एक्शन की बिना पे कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप की बिना पे या फिर केमिकल्स की बिना पे। तो आंसर है एक्शन। उसके बाद कहते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन पार्ट्स पे, एक्शन पे, रिलेशनशिप पे या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आंसर इसमें क्या है जी? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन पार्ट्स यूज्ड, एक्शन, नेचुरल रिलेशनशिप या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आंसर क्या है हमारे पास? पार्ट्स यूज्ड। उसके बाद कहता है कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज परगेटिव, एंटी कैंसर, एंटीस्पास्मोटिक एंड एस्ट्रिंजेंट। तो आंसर क्या है इसमें हमारे पास? परगेटिव। उसके बाद कहता है कि जो ड्रग जो है एंटीस्पास्मोटिक के तौर पे यूज होती है, इसमें क्या आ जाता है? एलो, बेलाडोना, कैस्टर ऑयल, डिजिटालिस। तो आंसर जो है वो है हमारे पास बेलाडोना। नेक्स्ट है जी डिजिटलिस एंड सिट्रोफिंथस आर बोथ यूजेस एज परगेटिव, एंटी कैंसर, एंटीस्पास्मोटिक, कार्डियोटोनिक। तो डिजिटलिस और सिट्रोफिंथस को हम एज अ कार्डियोटोनिक यूज करते हैं। उसके बाद कहता है जी ड्रग्स विद एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी इज एलो, टैनिक एसिड, कैस्टर ऑयल, डिजिटलिस। तो आंसर क्या है जी इसका? टैनिक एसिड। नेक्स्ट पूछा है कि केमिकली डिजिटलिस, एलो एंड सना आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड, अल्कलाइड। तो आंसर क्या है इसमें? ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 3 जो कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसमें कहते हैं कि कैल्यूसेंट का मतलब क्या है? मेन स्टेम, स्टेमलेस, नीडल शेप या फिर स्मूथ। तो आंसर क्या है इसमें हमारे पास? स्टेमलेस। उसके बाद क्या कहता है कि बेसिफिक्स का मतलब क्या है? अटैच बाय बेस, अटैच बाय बैक, अटैच बाय मिडल। तो आंसर क्या है हमारे पास? अटैच बाय बेस। उसके बाद है जी वेजिनेट, वेजिनेट का मतलब क्या है? विदाउट हेयर, कंजस्टेड, एबनॉर्मल ग्रोथ या सराउंडेड बाय शीट। तो आंसर क्या है जी? सराउंडेड बाय शीट। हैबिट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ प्लांट, ट्रायंगुलर शेप। उसके बाद कहता है कि ड्राइड हाइसेंट फ्रूट या नन। तो आंसर हैबिट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। उसके बाद कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव कौन सा स्ट्रक्चर है? पल्प है, फ्लावर है, फ्रूट है या फिर रूट है। तो आंसर क्या है इसमें हमारे पास? फ्लावर है। स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग इज कॉल्ड, यानी कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक प्लांट कहाँ पे कवर्ड होता है? फ्लावर में होता है, रूट में होता है, सीड में या फ्रूट में। तो आंसर क्या है जी इसका? सीड। नेक्स्ट कह रहा है कि द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन, लीव्स और जो फ्लावर्स हैं ये किस पे ग्रो करते हैं? रूट पे, स्टेम पे, वुड पे या बल्ब पे। तो आंसर क्या है इसमें? स्टेम। बार्क हमारे पास क्या होती है? अ लेयर ऑफ डेड सेल, अ लेयर ऑफ लिविंग सेल, एडिबल पार्ट या फिर सीड बेरिंग पार्ट ऑफ प्लांट। तो आंसर इसमें क्या है जी? क्या? लेयर ऑफ लिविंग सेल। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑनियन इज अ वुड, रूट, बल्ब और राइजोम। तो आंसर क्या है जी? बल्ब। उसके बाद कहते हैं कि द बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टाइल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डिवेलप इनटू सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन इज कॉल्ड ग्लैन, ओवरी, डेंटेट या जाइलम। तो आंसर क्या है इसमें? हमारे पास ओवरी। पोली का मतलब अब पूछा है कि पोली मीन्स वन, टू, मैनी, आर, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस सिक्रेटेड फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड गॉल, ग्लैंड, एक्सुडेट, अडल्टाइड। आंसर इज एक्सुडेट। उसके बाद कहते हैं कि द पार्ट ऑफ प्लांट विच अटैच बाय द प्लांट टू ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम, रूट, फ्रूट और सीड। तो आंसर क्या है इसमें? हमारे पास रूट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि द हार्ड फाइब्रस मटेरियल दैट फॉर्म द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, यानी कहते हैं कि हार्ड फाइब्रस जो मटेरियल है जो कि प्लांट की मेन सब्सटेंस बना रहा है वो क्या कहलाएगा? बार्क, बल्ब, वुड और लीफलेट। तो आंसर क्या है हमारे पास? वुड आ जाता है। कैपलरी क्या है? वेरी स्लेंडर, ट्रायंगुलर, वन सेगमेंट, नन। तो आंसर क्या है हमारे पास? वेरी स्लेंडर। नेक्स्ट है जी एसिरोस का मतलब पूछ रहा है मेन स्टेम, स्टेमलेस, नीडल शेप्ड और स्मूथ। तो आंसर क्या है इसका? नीडल शेप्ड। एसिक्यूलर का मतलब पूछ रहा है मेन स्टेम, स्टेमलेस, नीडल शेप्ड या फिर स्मूथ शेप, स्मूथ। तो इसमें भी एसिक्यूलर का मतलब क्या होता है? नीडल शेप्ड। उसके बाद कहता है कि एक्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिपिंग टू अ शार्प पॉइंटेड अपेक्स, ट्रिपिंग टू अ शॉर्ट पॉइंटेड बेस, बोथ नन। तो इसका पहला वाला जो आंसर वो ठीक है। एंगुलर का मतलब क्या है जी? हैविंग शार्प एंगल स्टेम, राउंडेड स्टेम, स्मूथ या फिर कवर्ड विद शीथ। तो इसका जो पहला वाला आंसर है वो ऑप्शन ठीक है।
उसके बाद बेसल है, एट और नियर द टॉप, एट और नियर द बेस, एट और नियर द बैक, एट और नियर द अपेक्स। तो एट और नियर द बेस जो है उसमें ठीक है। नेक्स्ट कैपलरी है, वेरी हार्ड, वेरी लॉन्ग, वेरी सिलेंडर या फिर वेरी कोर्स। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? वेरी सिलेंडर। डेल्टाइड हमारे पास क्या है? ठीक है, स्क्वायर शेप है, राउंडेड शेप है, ट्रायंगुलर है या कर्व्ड। तो आंसर हमारे पास क्या है जी? ट्रायंगुलर। डेंस है, डेंस का मतलब कंजस्टेड होता है, लॉन्ग होता है, विथ शार्प होता है या विथ शीट्स। तो आंसर क्या है जी? कंजस्टेड। उसके बाद है जी एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन प्लांट इज कॉल्ड। एबनॉर्मल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं जी? एक्सुडेट, गॉल, डेंटेट और ग्लैंड्स। तो आंसर इसका क्या है जी? हमारे पास गाल आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे से जो पूछ रहा है वो कह रहा है जी डेंस मीन्स स्प्रेड, ट्रायंगुलर, कंजस्टेड और ग्लैंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी? कंजस्टेड। नेक्स्ट कह रहा है कि लीफलेट इज वन सेगमेंट ऑफ कंपाउंड लीफ, टू सेगमेंट्स ऑफ कंपाउंड लीफ, थ्री सेगमेंट ऑफ कंपाउंड लीफ या फोर सेगमेंट ऑफ कंपाउंड लीफ। तो जो हमारे पास कंपाउंड लीफ है उनका उसका जो वन सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एन अंडरग्राउंड स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम्स आर प्लांट एट इट्स नोड्स। ठीक है, इनके अंडरग्राउंड जो एक स्टेम होता है जिससे एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, राइजो फ्रूट कहते हैं, राइजोम कहते हैं या फिर हम उसको ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज राइजोम, जो कि अंडरग्राउंड जो है इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जाइलम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, द फूड एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? जाइलम वो वाला सिस्टम होता है जिसमें वाटर को कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ द हायर प्लांट टिपिकली ग्रीन एंड ब्लेड लाइक दैट आर अटैच टू अ स्टेम आर कॉल्ड फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स आर फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? लीव्स। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रो अप इनटू एयर एंड टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है, हवा में ग्रो करते हैं और लाइट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। किस चीज़ की? फ्रूट की, रूट की, लीव्स की, फ्लावर्स की और स्टेम्स की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? स्टेम है। तो ये ऊपर हवा की तरफ, ये हवा में ये क्या करता है? ग्रो पाता जाता है और ये लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द लीव्स एंड द फ्लावर्स आर ऑन द। अब जो लीव्स और फ्लावर कहाँ पे होते हैं? फ्रूट पे होते हैं, रूट्स पे होते हैं, स्टेम पे होते हैं, राइजोम पे। तो हमें पता है कि जो फ्लावर और जो लीव्स हैं वो स्टेम यानी तने के ऊपर अटैच होते हैं। दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फ्रूट होता है, रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं या फिर स्टेम्स होते हैं। तो हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं उसके ऊपर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन होता है, ठीक है, और ओवरी कार्पल वगैरह जो है ना इसके ऊपर प्लांट के फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती है। डैश इज द सीड बेरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो सीड किसके अंदर मौजूद होते हैं? फ्रूट के अंदर, रूट के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर या फिर स्टेम के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो है सीड्स जो है बीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट विच अटैच टू द ग्राउंड, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि उसको ग्राउंड के साथ अटैच करता है। तो सिंपली हमें पता है वो क्या है जी? रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जो कि प्लांट को अटैच करती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेयर ऑफ द लिविंग सेल अबव द वुड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो एक ट्री है उसका जो ट्रंक होता है, ठीक है, उसके बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, लिविंग सेल्स की, उसको हम क्या वुड के बाहर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? बार्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बार्क कहेंगे। उसके बाद कहते हैं द हार्ड फाइब्रस मटेरियल दैट फॉर्म द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। यानी कि प्लांट की वो हार्ड फाइब्रस मटेरियल जो कि मेन चीज़ बना रही होती है प्लांट की, वो हमारे पास क्या है जी? वुड होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछ रहा है क्वेश्चन हमारे से वो है जी चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, जो है जी इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो पहला जो इसमें एमसीक्यूज है वो है जी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन रेफर टू द इवेल्युएट क्रूड ड्रग बाय। ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर हमने इवेल्यूशन करनी होती है किसके थ्रू? केमिकल टेस्ट के थ्रू, फिजिकल टेस्ट के थ्रू, ऑर्गेन सेंसिस के थ्रू या फिर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो है ऑर्गेनोलेप्टिक से हम अपने ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं, वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं नेड्यूल्स आर कलर्स, ओडोर, फ्रैक्चर या एक्सटर्नल मार्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल मार्किंग। ठीक है,
द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज कार्ड, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं जो कि एक एपिडर्मिस यानी कि लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एनुलेशन कहलाते हैं, स्टोमेटा नंबर, रिंकल नंबर या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? स्टोमेटल नंबर, यानी स्टोमेटा का नंबर है। उसके बाद कहते हैं कि कैप्सिकम टेस्ट, ठीक है, यानी जो कैप्सिकम है, शिमला है, उसका टेस्ट किस तरह का होता है? स्वीट होता है, ब्लैंड होता है, पंजेंट या फिर नन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? जो उसके मोस्ट प्रोबेबल है वो है पंजेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि फिजिकल कांस्टेंट इज आईआर, इलास्टिसिटी, केमिकल कांस्टेंट या फिर ऑल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? इलास्टिसिटी, यानी कि जिसको हम फिजिकली तौर पे फिजिकल कांस्टेंट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर म्यूसिलेज विच फिजिकल कांस्टेंट इज डिटरमाइन, ठीक है, कोई भी म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस है उसके लिए हम फिजिकल कांस्टेंट कौन सा डिटरमाइन करेंगे? उसका स्वेलिंग फैक्टर देखेंगे, उसकी विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी या फिर मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी? स्वेलिंग फैक्टर देखेंगे, क्योंकि म्यूसिलेज के अंदर एबिलिटी होती है कि वो स्वेल कर जाती है। उसके बाद कहते हैं कि एन एम आर स्टैंड फॉर, यानी एन एम आर का स्टैंड्स जो है यानी किस चीज़ का बनता है, एब्रीवेशन किस चीज़ का, ये पूछ सकते हैं। तो उसका तो आंसर वो क्या है जी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। TLC जो होता है ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं। HPLC जो है ये हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं। अब कहते हैं कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो इज़ यूज्ड, मेल्टिंग पॉइंट, डोज, ऐश वैल्यू या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि केमिकल टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी आर ऑल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑल। उसके बाद कहते हैं कि बायोलॉजिकल असे इज कैरिड आउट, बायोलॉजिकल असे को हम कैरिड आउट करते हैं इंटैक्ट एनिमल पे, एनिमल प्रिपरेशन में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑल? तो करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑल। टाइप ऑफ बायोलॉजिकल असे की टाइप्स क्या हैं? 2, 3, 4, 5। तो आंसर इज 2। इन क्वांटल बायोलॉजिकल असे देयर इज, क्वांटल बायोलॉजिकल असे के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है? कि ऑल आर नन रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स इंक्रीज्ड विद डोज, बोथ आर नन? तो जो क्वांटल बायोलॉजिकल असे है ये इसमें क्या है कि रिस्पॉन्स इंक्रीज कर देता है विद द डोज, ठीक है, डोज के साथ ही। नेक्स्ट कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड, यानी वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? MP यानी मेल्टिंग पॉइंट, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, इलास्टिसिटी या स्वेलिंग फैक्टर? तो आंसर क्या है हमारे पास जी? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 5 जो कि एंजाइम से रिलेटेड है। अब इसमें जो पहला MCQ है वो हमारे से है जी, enzymes are organic catalyst, inorganic catalyst, both A and B are none? तो correct answer is organic catalyst। उसके बाद कहता है कि all the chemical that contain mainly dash are called organic substance। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन? तो आंसर है जी हमारे पास कार्बन, जो कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी बिना पे हम इसको क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है जी कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? स्पेसिफिक इन नेचर एंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर एंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस? स्पेसिफिक इन नेचर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस? तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला है कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं नेचर में और इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द इंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज एज द कंसंट्रेशन ऑफ डैश टू अ मैक्सिमम, सर्टेन मैक्सिमम। कि कहता है कि इंजाइम का रिएक्शन किस तरह से इंक्रीज करेगा, ठीक है, वेलोसिटी उनकी किस तरह से रिएक्शन की इंक्रीज करेगी, अगर उसके साथ हम क्या चीज़ जो है वो कंसंट्रेशन किस चीज़ की मिकदार को बढ़ाएंगे? सबस्ट्रेट की उसको मिकदार को बढ़ाएंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, या फिर उसकी सबस्ट्रेट की मिकदार को कांस्टेंट रखेंगे, या फिर ऑल? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जी? कि सबस्ट्रेट की मिकदार को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जी कि रेनिन कर्डल डैश ऑफ मिल्क, ठीक है, रेनिन जो है यानी ये मिल्क को दही में कन्वर्ट करती है, कर्डल करती है, ठीक है। ये क्या है? लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है या फिर ऑल? तो करेक्ट आंसर क्या है जी? प्रोटीन। उसके बाद कहता है कि इट इज़ एन एंजाइम दैट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम काम करता है, रिमूव कर देता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। यानी एक सबस्ट्रेट में से अगर एक एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन को निकाल देता है तो वो एंजाइम क्या कहलाएगा? डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलोलेसिस या फिर लाइगेसिस? तो आंसर क्या है जी? डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि डी का मतलब क्या है? रिमूवल, और हाइड्रोजिनेस मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला एंजाइम। उसके बाद कहते हैं कि ट्रिप्सिन एक्ट एट
ट्रिप्सिन की पीएच पूछ रहा है बेसिकली यहाँ पे 8.57, 9.75, 10.75 या फिर 11.75, और पहला वाला जो है 8.57 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड बाय, ट्रिप्सिन की सेक्रेशन कहाँ से होती है? ब्रेन से होती है, किडनी से होती है, पिंक्रियास से या फिर लिवर से? तो पिंक्रियास जो है वो ट्रिप्सिन को सेक्रेट करता है और प्रोटीन की डाइजेशन में इसका रोल होता है। उसके बाद कहते हैं कि पेप्सिन की पीएच क्या होती है? 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 या फिर 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? 1 से 2, यानी कि ये हाईली एसिडिक होती है। उसके बाद कहते हैं कि इंजाइम इनएक्टिवेट एट, यानी कि किस टेम्परेचर पे जाके ये इनएक्टिव हो जाएंगे? 30 पे, 40 पे, 50 या 60 डिग्री पे? तो करेक्ट आंसर क्या है जी हमारे पास? 50 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंजाइम इज, यानी कि इंजाइम के काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 20 से 30, 30 से 50, 35 टू 40। ठीक है, तो या फिर नन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? 35 से लेके 40 तक। उसके बाद कहते हैं कि सोर्स ऑफ ब्रोमोलिन इज, यानी ब्रोमोलिन को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डिजिटलिस लैनेटा से, सोलेनम टोबरसम से, या फिर एनानास कोमोसस से? ठीक है, यानी हम पाइनएप्पल की बात करें यहाँ पे, या फिर ओराइजियस टाइवा। ओराइजियस टाइवा जो है ये हम चावलों को कहते हैं, राइस को कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं एनन्स कोमोसस। ठीक है, नेक्स्ट रहती है मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है ब्रोमोलिन का, वो कितना होता है? तो ये 2800 मिलीमोल होता है। लाइपेस क्या है? लाइपेस के बारे में पूछ रहे हैं कि ये सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करता है, फैट को करता है, लिपिड को या फिर आर्जिनिन को? ठीक है, लाइपेस यानी नाम से ही पता लग रहा है कि ये लिपिड यानी फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। उसके बाद यूरिएज एक्टोन, यूरिएज किसके ऊपर काम करता है? आर्जिनिन पे, यूरिया पे, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर इज यूरिया। उसके बाद है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एक्टोन, डीएनए, आरएनए, बोथ, नन? तो आंसर इज डीएनए। माल्टेज कन्वर्ट माल्टोज टू डैश, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज या फिर ऑल? तो करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। द इंजाइम एक्ट ऑन प्रोटीन, वो इंजाइम जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है वो क्या कहलाता है? लाइपेज, पेप्सिन, यूरिएज, सेलुलोज? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास पेप्सिन। उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इज कैटेलाइज्ड बाय, ऑक्सीडेशन को कौन कैटेलाइज कर रहा होता है? ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेस या फिर लाइगेज? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑक्सीडेज। उसके बाद पूछ रहा है हमारे पास, इट इज़ एन एंजाइम दैट प्रमोट और बूस्ट अप द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इन विच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द क्लीवेज ऑफ द एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? ऑक्सीडेज आएगा, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेस या फिर लाइगेज? तो करेक्ट आंसर क्या है जी हमारे पास? लाइगेज आ जाता है कि लाइगेज वो है जो कि क्या कर रहा होता है कि ये इंजाइम्स को की जो एक्टिविटी है उसको स्पीड अप कर देता है, जिसकी वजह से नए बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं और एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और ये काम करवाने वाला कौन सा एंजाइम है? हमारे पास लाइगेज आ जाता है। तो इंशाल्लाह ये हमारे जो हैं 5 चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। 6 से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगी मैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा स्टूडेंट, और चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।